भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो ख्याति और सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय। ख्याति तुम बताओ कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ। पिछली बार हमने टेक्नोलॉजी पे काफ़ी लंबी चर्चा की, चैट जीपीटी पे के, तो हमने ये डिस्कशन किया था कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल रही है, तो क्यों ना इसी विचार को थोड़ा और लेके आज और विस्तार में बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो वहां से शुरू करूंगा कि अभी पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, कुछ दिनों पहले यूएस और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उन्होंने एक डील साइन किया, उसे आईसेट बोलते हैं। तो मतलब वो व्हाइट हाउस पे एक प्रेस रिलीज मैंने पढ़ा, तो उसमें मतलब मैंने कभी भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा दुनिया में एक मोड़ आएगा जब मैं पढ़ूंगा व्हाइट हाउस पे एक प्रेस रिलीज जिसमें अजीत डोवाल, जेक सलिवन और एक्सपोज, हैकाथॉन्स, पिच सेशंस ऐसे शब्द एक प्रेस रिलीज में होंगे। सौरभ, आपने सोचा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब यूएस हिंदुस्तान के साथ कर रहा होगा तो कुछ नहीं, इजराइल के साथ फिर भी आप सोचते थे पहले कि ये सब कुछ होगा, लेकिन ये तो दुनिया बदल रही है ना। तो दुनिया बदल रही है, इसी चीज के लिए कैसे बदल रही है उसे जानने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है। हमारे साथ आज है अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध मैनेजिंग पार्टनर है इंडिया इंटरनेट फंड पर, और अनिरुद्ध ने बहुत अच्छी किताब लिखी है द ग्रेट टेक गेम, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। पिछले साल लिखी थी, लेकिन काफी लोगों ने उसे पढ़ा है और उसके ऊपर काफी विचार विमर्श किया है। तो हमने सोचा अनिरुद्ध को ही बुलाते हैं और उनसे और बातें करते हैं इस बदलाव के बारे में। तो अनिरुद्ध, स्वागत है आपका पुलियाबाजी। बहुत धन्यवाद प्रणय, सौरभ, ख्याति। आपका दुनिया बदल तो रही है, हम बदलेंगे नहीं बदलेंगे आदि वो सवाल है, दुनिया तो बदल रही है। तो वहीं से शुरू करते हैं। अनिरुद्ध, आप जैसे इंडिया इंटरनेट फंड चलाते हैं, तो उसके ऊपर आपका काफी ध्यान रहा होगा, और इससे पहले आपने काफी थिंक टैंक्स के साथ भी काम किया है इंडिया, यूएस वगैरह में। तो इस विषय पर आपने किताब लिखना क्यों चाहा? प्रणय, एक्चुअली ना, अब टेक्नोलॉजी के स्पेस में आप देखेंगे तो जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में, जो दो टाइप के लोग हैं, या तो आप खुद टेक्नोलॉजी में या तो एक्सपर्ट हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या प्रोडक्ट मैनेजर हैं, या दूसरी तरफ आपके बिजनेस और फाइनेंस के लोग हैं। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं आज के दिन में हमारी दुनिया को इतना शेप कर रहे हैं। एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज्ड है कि क्योंकि दुनिया की हर चीज पे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आ रहा है, अगर सिर्फ एक या दो टाइप के लोग इस सब को सोच के समझ के शेप करेंगे, डिजाइन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा जो एक बिग पिक्चर व्यू है वो मिस हो जाए। जो बिग पिक्चर व्यू आपको सिर्फ तब मिल सकता है अगर आप इतिहास, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सारे ये जो डिसिप्लिन है आपके, अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन के व्यू पॉइंट से, नजरिए से इस चीज को नहीं समझोगे कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है और कैसे बदलना चाहिए, और हमें उसमें जीतने के लिए या अच्छा करने के लिए क्या करना है, जब तक हमारे पास वो एक बिग पिक्चर व्यू नहीं आएगा, इंटरडिसिप्लिनरी व्यू नहीं आएगा, तो आई थिंक हमारा एक वो तो अंडरस्टैंडिंग में भी गैप रह जाएंगे, और दूसरा हम जो करते हैं उसको अडेप्ट करने के लिए, उसमें जीतने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, वो भी उसमें भी कमियां रह जाएंगी। तो ये बिग पिक्चर व्यू देने के लिए मैंने एक्चुअली किताब लिखी है। और मेरा अपना व्यू यही था कि जैसे आपने भी कहा ना मैंने, कि मैंने एक्चुअली पिछले कुछ 10-11 साल से मैं भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल की दुनिया में रहा हूँ, यहाँ पे भी, यूएस में भी। और उससे पहले मैंने काफी कंसल्टिंग और बिजनेस में काम किया था, मैनेजमेंट कंसल्टिंग वगैरह में। तो उससे पहले वहां पे भी मैंने देखा, उस वक्त मैं जब मैकिंजी में काम कर रहा था न्यूयॉर्क में, तब ये 2007-8 की बात है, तब जो कंपनियां टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से डर रही थी, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वो एक बुक सेलर थे, उनको अमेजोन किंडल से डर लग रहा था। तो अब हम उन जैसे प्लेयर्स के साथ भी काम कर रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी तो आ रही है, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करेगी, आपने कैसे अडेप्ट करना। तो मैंने एक नजरिया वो देखा था। दूसरा नजरिया मैंने, जब मैं कार्नेगी में काम करता था वॉशिंगटन में, तब मैंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का देखा था कि कैसे इंडिया यूएस की रिलेशनशिप बिल्कुल ही बदल गई। अब आपने आज आईसेट की बात करी है, उस टाइम पे तब आपको ये आप कभी नहीं सोच पा सकते थे कि इंडिया और यूएस न्यूक्लियर डील करें, क्योंकि उससे 30 साल पहले तक आपने देखा था कि एक्चुअली तो यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर प्लेयर बने। तो वो उस वक्त ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम था, मैंने वो देखा था एक नजरिए से। फिर मैंने थोड़ा टाइम गवर्नमेंट में काम किया था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, आईटी मिनिस्ट्री में, जहाँ पे उस वक्त कॉमन सर्विस सेंटर की एक स्कीम निकली थी,
जहाँ पे they were trying to take, the Indian government was trying to take the internet to the village level, और उसके लिए ये rural entrepreneurs को use करके common service centers, internet cafe type बनाया जा रहा था. That was from the perspective of inclusion, technology inclusion. तो मैंने ये बड़े अलग अलग नजरिए से टेक्नोलॉजी को, हमारे बिजनेस को, गवर्नमेंट को, कंट्री को, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स को बदलते हुए देखा था. तो मेरा व्यू यही था कि एक बुक में मैं वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कैप्चर करके एक बिग पिक्चर दी. बहुत खूब. तो मैं इसमें थोड़ा सा, जैसे आपकी किताब में आपने इतिहास में जो परिवर्तन ऑलरेडी हुए हैं, जैसे कि पहले कॉलोनियलाइजेशन हुआ, फिर औद्योगिकरण हुआ, कैपिटलिज्म आया, उससे जैसे दुनिया बदली, आपने उस समय के जो प्लेयर्स थे वो क्या कर रहे थे उसकी कंपैरिजन की है आज क्या हो रहा है उसके साथ, और उसमें से कुछ आपने लेसन्स ड्रॉ करने की भी कोशिश की है. तो कुछ एक या दो लेसन्स, आप कुछ पैरेलल्स जो आपने ढूंढे वो थोड़ा शेयर कर सकते हैं हमारे श्रोताओं के साथ. हाँ, तो एक तो ना मेरा एक्चुअली ये इतिहास का लिखने का कभी प्लान नहीं था इस बुक में. टू बी ऑनेस्ट, ये बुक थी टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जब शुरुआत में कंसेप्चुअलाइज हुई मेरे एडिटर के साथ, पब्लिशर के साथ. लेकिन फिर हुआ क्या कि मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ऐसा होगा शायद, मेरे को एक्चुअली आज क्या हो रहा है वो तब तक प्रॉपर्ली समझ नहीं आता जब तक मैं उसको एक लंबे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस ना करूं. हाँ, ये किसी भी चीज का मेरे को ऐसे ही समझ आती है चीजें कि आज मैं आईसेट देखा, पहले मेरा दिमाग पिछली न्यूक्लियर डील पे जाता है कि मैं देखता हूँ कि अच्छा एक्चुअली कुछ चेंज हुआ है या सेम है. तो जब मैं टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में लिखना शुरू हुआ ख्याति, तो जो सेकंड सेक्शन है बुक का एक्चुअली, या थर्ड सेक्शन है रादर, वो पहला सेक्शन होने वाला था. लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को ये सब समझने के लिए पहले इतिहास में जाना पड़ेगा. तो फिर मेरे को ये लगा कि एक्चुअली अगर मेरे को भी जाना पड़ रहा है इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए, तो जो रीडर है जो एक्चुअली इस वर्ल्ड में है ही नहीं, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, उसको तो एक्चुअली पक्का ही जाना चाहिए, है ना, तभी ये बात एक्चुअली प्रॉपर्ली समझ आएगी. तो इसलिए मैंने उसमें 2-3 कुछ जो नगेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो निकल के आए, मेरे को लगा बहुत यूजफुल रहे मेरे लिए भी खुद. एक तो ये कि आप अगर पढ़ोगे तो इतिहास में तो काफी बार लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने तो हमेशा ही हमें शेप कर, चाहे वो फायर हो, अग्नि ने भी हमें एज अ सोसाइटी पूरा शेप कर दिया. एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन टेक्नोलॉजी थी, सीड टेक्नोलॉजी थी. तो ये पॉइंट तो एक्चुअली काफी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत पहले से चेंज किया है, शेप किया है. लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप जाओ तो आप देखोगे कि द थिंग दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ इज कि जब वो टेक्नोलॉजी आती है उस एरा में, उस टाइम पे उसका इम्प्लीकेशन समझना बहुत मुश्किल, और ये एक बहुत की लेसन. तो एक एग्जांपल मैंने अपनी बुक में जो दिया है वो गुटेनबर्ग प्रेस का दी. गुटेनबर्ग प्रेस जब आती है तो तब लोगों को उस वक्त भी ये समझ नहीं आया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा. उसने मतलब कैथोलिक चर्च को मतलब हिला दिया है, जो एक प्रीस्ट्स की डोमिनेंस थी, जिसका पैरेलल बाय द वे इंडिया में भी आप कह सकते हैं बहुत है. उसकी एक क्लास की डोमिनेंस को भी हटा दी, इंस्टीट्यूशन की डोमिनेंस को हटा दी. एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज से क्या क्या इम्प्लीकेशन हुए, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट जो थे उसके, वो उस टाइम के लोगों को समझ नहीं आया. उसी का मैं पैरेलल आज भी ड्रॉ करता हूँ कि आज जो हो रहा है, आज जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जो हम घुसेंगे जिन चीजों में, उनके सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट्स वो आज के दिन में समझना बड़ा मुश्किल है अनलेस वी आर एबल टू स्टेप बैक. और हम सोचते हैं इसका सब फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट नहीं, और सिर्फ ये नहीं सोचना कि सिर्फ बैंगलोर में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हो रही है, राइट. ये चीज एक्चुअली पूरी दुनिया को हिलाएगी. उस वक्त अगर किसी ने सोचा हो कि गुटेनबर्ग प्रेस सिर्फ एक जगह या यूरोप की एक कंट्री को इम्पैक्ट करे, दैट वुड हैव बीन अ मिस्टेक. सिमिलरली आज अगर हम ये सोचें कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सेक्टर है, या टेक्नोलॉजी तो सिर्फ बैंगलोर में कुछ कोडर्स बैठ के कर रहे हैं या सिलिकॉन वैली में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल बी अ मिस्टेक. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जहां मर्जी बैठे हैं, हम जो मर्जी हैं, हमें इसके सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट्स नहीं. एक तो ये. द अदर इंटरेस्टिंग नगेट ख्याति मैं शेयर करूंगा वो है कि हमें लगता है आज का जो काम आज जो हो रहा है वो बहुत नया है. यहाँ पहले फायर थी, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, पहले हुआ, लेकिन आज जो हो रहा है वो मतलब अलग ही लेवल पे. हमें लगता है कि ये सेमीकंडक्टर वॉर्स, ये बिग टेक फर्म, ये सब तो मतलब कैसे करना है, इनको कैसे संभालना है, क्या करना है इसका. अब दिल्ली में रेगुलेटर से पूछो, उनके हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या. तो ऐसी चीजों में भी एक नगेट या दो नगेट मैंने बुक में शेयर करें कि एक्चुअली बहुत सारे पैरेलल्स हैं इन द पास्ट जब हमने सिमिलर इश्यूज या सिमिलर चैलेंजेस फेस करे. अब इंटरनेट का आप देख लीजिए, मैंने टेलीग्राफ की बात करी है इसमें. टेलीग्राफ 100-150 साल पुराना वो है टेक्नोलॉजी. जब टेलीग्राफ केबल्स आए उस वक्त हाउ टेलीग्राफ मर्ज्ड विद जियोपॉलिटिक्स दैट टाइम and played into the colonial rivalries
has a lot of parallels to how the internet today is. उस वक्त भी आप देखते हैं, and I've talked about this in the book quite a bit, कि Britain became the dominant power in telegraph industry. Manufacturing telegraph cables की उनकी थी, ships जो नीचे ले कर रही हैं केबल टेलीग्राफ की वो उनकी थी, जो रॉ मटेरियल से टेलीग्राफ केबल्स बन रहा था सिंगापुर वगैरह में वो उनके कंट्रोल में था। तो अब हुआ क्या, पहले तो ये पीस टाइम टेक्नोलॉजी थी कम्युनिकेशन के लिए, जस्ट लाइक द इंटरनेट। लेकिन जब राइवलरी शुरू हुई, जैसे आज यूएस और चाइना में, उस वक्त जब यूके और जर्मनी में राइवलरी चली प्री वर्ल्ड वॉर 1, अब फर्स्ट थिंग ब्रिटेन डज प्री वर्ल्ड वॉर 1 इज कट ऑफ द टेलीग्राफ केबल्स कनेक्टिंग जर्मनी एंड अदर, राइट। अब ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बट आपको ये बताता है कि क्या क्या चीज वेपनाइज में, वो आज की बात पहले की भी है। तो आप देखिए उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ब्रिटेन ने एट सम पॉइंट कहा मैं डबल रेड नेटवर्क बनाऊंगा जहां मेरी टेलीग्राफ केबल्स कोई स्पाई ना कर पाए, फ्रांस या कोई भी कंट्री जिसके थ्रू केबल्स आ रही है। अब आज आप बात करोगे स्प्लिंटरनेट की, अंडर सी केबल्स में भी सेम चीज चल रही है आज। यूएस में मेरी कोई केबल चाइना या हांगकांग के थ्रू नहीं जानी चाहिए, रशिया मेरी केबल्स को स्पाई ना कर पाए, है ना। आप वो स्नोडन के लीक्स देखो तो आपको ये सब समझ आता है कि पहले ही सब हो चुका। तो इतिहास इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इतिहास से आपको बड़ा कुछ लेसन ऐसे देखने को और मिलते हैं जिससे आपको आगे क्या हो सकता है उसका एक आइडिया लग सकता है। ऑब्वियसली ये नहीं कि एग्जैक्टली रिपीट होगा, बट आइडिया लग जाता है। तो इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल था अनिरुद्ध, जैसे आपकी किताब में एक चैप्टर है टेक्नोलॉजी इज द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब टेक्नोलॉजी आज की एक नई संपत्ति है। तो जैसे कि आपने कहा ऐसे मकाम पहले भी आए थे, तो आज के वक्त में क्या फर्क है? तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय शक्ति के बीच में जो सामंजस्य है वो सब देश ज्यादा देख रहे हैं ना। हर देश चाहता है कि यार मुझे कुछ करना है टेक्नोलॉजी में, और अगर कोई देश मेरे से आगे है और वो मेरी अच्छी नहीं बनती उससे, तो उसको दबाना है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, है ना। तो ये एक तरफ तो ये चीजें आ रही है, तो ये परसेप्शन में बदलाव आया है कि असली में टेक्नोलॉजी नेशनल पावर का बड़ा हिस्सा बन गया है आज? दोनों चीजें हो गई हैं, असली में भी है और आई थिंक अब परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप देखें परसेप्शन, आज हम सब ये बात कर रहे हैं इंडिया में बैठे हुए, लेकिन आप अगर 60-70 साल पहले जाएं तो 1945 में, मैंने बुक में भी ये मेंशन किया है, एक मेमो लिखा गया था यूएस में वानवर बुश का, वो आप शायद आपको पता होगा ना। अब एंडलेस फ्रंटियर। हाँ, अब इंडिया में उस टाइम भी शायद इस चीज की रियलाइजेशन होगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं थी, बट जिस तरीके से कोरिया, ताइवान, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी ऐसे देशों ने ये रियलाइजेशन बहुत पहले कर ली थी, हमें ये थोड़ी लेट। दिस कनेक्शन बिटवीन नेशनल पावर एंड टेक्नोलॉजी की हमें रियलाइजेशन मेरे ख्याल से थोड़ी लेट, थोड़ी क्या मैं कहूंगा कुछ दशक हम पीछे रह गए इसमें, लेकिन होता है ना नेवर टू लेट। आप आज भी कर लें तो अच्छा है, इससे ज्यादा और लेट मत करिए। बट ये टेक्नोलॉजी और नेशनल पावर का कनेक्शन जो है ये और देश बहुत अच्छी तरह पहले ही समझ। अब आप कह सकते हैं कि 80s में जब हम यहाँ पे कुछ इंडिया में बातें होती हैं कि हाँ उस टाइम पे हमने सेमीकंडक्टर लैब सेटअप करा मोहाली में, हमने उस टाइम पे कंप्यूटर रेवोल्यूशन वगैरह लाने की कोशिश करी, ये सब। लेकिन उसके बाद से 30 साल बाद अब हम आज फिर सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें, लेकिन हम 30 साल लेट हो गए। अब वो परसेप्शन आज चेंज हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वो परसेप्शन चेंज हो जाए लेकिन वो रियलिटी में भी बदल जाए आपके एक्शन, कि आप एक्चुअली उसमें उसको एक्चुअली समझ जाए। सिर्फ परसेप्शन वाले देखिए, ये तो बड़ा आसान है आज किसी भी देश के नेता को भी कहना, किसी कॉर्पोरेट लीडर को भी कहना, आपको मेरे को कहना कि टेक्नोलॉजी इज नेशनल पावर, ये कहना तो बड़ा इजी है। ये तो कोई अब बंदर भी या टायरेंट भी आज रिपीट कर, क्योंकि इतना बोला जाए। सवाल अब अगला लेवल, डीप लेवल पे है कि आपके देश में वो कैसे टेक्नोलॉजी विल चेंज इनटू इकोनॉमिक एंड नेशनल पावर, और आपके देश का उस ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में क्या रोल है, जिसमें आप अपना एक नीश या एक स्पेशलाइजेशन बनाएंगे, और उसके लिए क्या कैपेबिलिटीज आपको चाहिए बनाने के लिए, उसमें आपने अब दिमाग, ठीक है ना। तो मतलब मेरा पॉइंट अगेन वो है कि आप अब सेकंड और थर्ड लेवल पे जाएं तो आपका देश उस अंडरस्टैंडिंग को या उस परसेप्शन को एक्शन में चेंज कर लेगा तो फायदा है। नहीं तो 30 साल बाद फिर वही हो रहा होगा कि कोई हमारे जैसे लोग उस टाइम पे बैठे होंगे और वो कह रहे होंगे कि हाँ 2020 में प्रणय और ख्याति और सौरभ और अनिरुद्ध को पता तो था कि टेक्नोलॉजी नेशनल पावर है, लेकिन फिर उन्होंने कुछ करा नहीं। कह सकते हैं कि नेहरू जी को भी पता कि हाँ हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, लेकिन हम कर पाए नहीं कर। हमने तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की गेम नहीं खेली, कैपिटलिज्म की गेम नहीं खेली। हमने तो कहा हम उससे ज्यादा बेटर है, हम तो
नहीं कर सकती, हमने तो कुछ अलग ही कर, लेकिन हम वो गेम नहीं खेल पाए। वी स्टिल रिमेन अ डेवलपिंग कंट्री। चाइना ने फॉर एग्जांपल वो गेम समझी, वो गेम खेली, तो उनका वो प्रोग्रेस दिखती है इकोनॉमिकली। हमें भी अब वो सेकंड लेवल पे जाना है। बिल्कुल अनिरुद्ध, इससे अब हम लोग वो रणनीतियां जो आप बोल रहे थे और क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे एक और क्लैरिफिकेशन और एक डिस्कशन करना था आप सब लोगों से कि जैसे टेक्नोलॉजी का नेशनल पावर में बड़ा योगदान है, ये तो जैसा कि आपने कहा कई देशों को पता था, लेकिन कुछ साल पहले तक टेक्नोलॉजी नेशनल पावर का हिस्सा था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में जाने से रोकते नहीं थे ज्यादा, शायद स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज छोड़ देते। तो जैसे सेमीकंडक्टर्स बात कर लें, कोई ताइवान में बना रहे हो चिप बना रहे हो तो चलो ना आप बनाओ वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज के पर ऐसा हो गया है कि कई सारी जो कमर्शियल टेक्नोलॉजीज थी को भी अब लोग बोल रहे हैं कि यार ये इतनी जरूरी है कि मैं दूसरे देशों को नहीं देना चाहता इसका एक्सेस। तो जैसे मैंने लिटरेचर, थोड़ा इनोवेशन लिटरेचर ये कहता है कि एक क्रिएटिव इनसिक्योरिटी होती है, मतलब कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जब देशों को लगता है कि मतलब मैं इनसिक्योर हूं और उसके लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए और कुछ नया करना पड़ेगा। तो जब वह वक्त आता है तब टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स में और हावी हो जाती है। तो जैसे कि स्पुतनिक मोमेंट हम बोलते हैं, जब वो एक छोटी सी बॉल जैसा सैटेलाइट पूरे विश्व को दिख रहा था, तब उसने अमेरिका में बड़े बदलाव लाए। नासा शुरू हो गया, डार्पा शुरू हो गया उन्होंने वगैरह। तो मतलब मुझे लगता है जब जियोपॉलिटिक्स हावी हो जाता है तब टेक्नोलॉजी को भी और तवज्जो मिलने लग जाती है। जैसे तो 1958 में जो हुआ और अभी पिछले 20-30 साल तक ठीक चल रहा था, टेक्नोलॉजी नेशनल पावर का हिस्सा सबको पता था, लेकिन उसके ऊपर जंग नहीं हो रही थी। लेकिन आज के दौर पे यूएस और चाइना में जंग चढ़ गई क्योंकि एक क्रिएटिव इनसिक्योरिटी शायद आ गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ठीक है क्या इस तरीके का? तो इसमें प्रणय मैं तो ये बोलूंगा कि ये आंकलन तो ठीक है कि ऐसा हो रहा है, मैं इस चीज को क्वेश्चन करूंगा कि ये कितना इफेक्टिव होने वाला है। तो मुझे लगता है पुराने जमाने में, और ये कोई आज की नई चीज नहीं है, बहुत पहले से लोग टेक्नोलॉजी, अब हमको पता है सिल्क हम चुरा के चाइना से ही लेकर के आए थे जैसे, तो उन्होंने पहले छुपा के रखी हुई थी, उस टाइम की कमर्शियल टेक्नोलॉजी थी, राइट। तो उन्होंने अपने पास स्टेट सीक्रेट रखा हुआ था, हम उसको चुरा के लेकर आए फाइनली कि भाई हमको हिंदुस्तान में बनानी है, सिर्फ तुम लोग थोड़ी रख सकते हो। तो ये आज की कोई चीज नहीं है। शुरू में जब भी चीजें बनी तो सब लोग अपने ट्रेड सीक्रेट सॉर्ट ऑफ रखते हैं या कंट्रोल रखना चाहते हैं। जिस भी चीज से आपको अपनी पावर पे एज मिले आप उस चीज पे कंट्रोल रखना चाहोगे। तो अभी मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक चीज है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला यूएस को कि जिसमें वो ये कर पा रहा है। जैसे एआई में बड़ा मुश्किल है, ओपन सोर्स इतना ज्यादा हावी है एआई के चीज में कि एआई में बहुत मुश्किल है कि, पर वहां पे वो शायद जीपीयू के थ्रू कर लेगा कि कंप्यूट पावर को हो सकता है आप कंट्रोल कर लें, एल्गोरिथम्स को बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। तो आप ढूंढेंगे आप कहाँ कंट्रोल कर सकते हो, है ना। कि हो सकता है कि अगर हमको सिल्क वर्म का वर्म मिल जाता और चाइना बोलता मैं लेकिन मलबरी नहीं लेने दूंगा तुमको, है ना, ऐसा भी कर सकते थे ना। तो आप देखोगे वही सप्लाई चेन में आपके पास कहाँ लेवरेज मिलता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए अलग अलग तीर होंगे आपके पास, तीर होंगे। लेकिन जनरली ओपन सोर्स और ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक रियलिटी है। अब RISC-V है, वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो अब भाई आप एनवीडिया को कितना भी रोक लो, कल को चाइनीज कंपनी तो आप, मेरे को लगता है कि कुछ चीजों को डिले कर सकते हो। एकदम डिनाई कर देना आज की डेट में मुझे लगता है इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में, क्योंकि अब खुली हुई दुनिया है, उस आप पीछे नहीं जा सकते। तो कुछ चीजों में, और इससे बाय द वे अनिरुद्ध मेरे पास एक जुड़ा हुआ सवाल आपके लिए भी था, मैं वेट कर रहा था, मेरे को ये मौका मिला तो आपसे भी पूछना चाहता कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो डेफिनेटली काफी सारे पैरेलल होते हैं। जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी वगैरह में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि जब गाड़ियां आई थी तो लोगों को डर लगा था कि भाई घोड़ों के साथ में गाड़ियां कैसे रहेंगी। तो आजकल वैसा ही सेल्फ ड्राइविंग कार का लोगों के साथ में वो डर में एकदम सेम है। या आजकल माँ बाप बहुत गुस्सा रहते हैं, बच्चे फोन देखते रहते हैं। जब नए नए नॉवेल्स आने शुरू हुए तब वो सेम शिकायत होती थी कि ये तुम नॉवल पढ़ते रहते हो, नॉवल तो आके पूरी पीढ़ी खराब कर देंगे हमारी, ठीक है। ये सब क्या है, कहानियां वानियां लिख के बांट रहे हैं लोग, है ना। तो उससे हाँ, तो अभी वो सेम शिकायत अब मोबाइल और टीवी के साथ थी, अब मोबाइल के साथ है। तो वो माँ बाप की शिकायतें 2000 साल से शायद चेंज नहीं हुई है, तो वो शिकायतें सेम है, उसके सिर्फ खिलौने बदलते रहते हैं शिकायतों के। तो लेकिन कुछ चीजें बदलती भी हैं, जैसे क्योंकि हम जब पैरेलल लेते हैं तो मुझे जैसे एक आपकी किताब में वो डेटा कॉलोनाइजेशन से एक जो शिकायत थी, क्योंकि डेटा जैसे क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं पुराने चीजों से एनालॉजी तो फिर लगता है अच्छा पहले कॉलोनियलिज्म हुआ तो अभी भी हो सकता है क्या। लेकिन डेटा तो आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। ये नहीं है कि मैंने आपका डेटा ले लिया तो उसके बाद में कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो एक
जो बिट्स की दुनिया है और एटम्स की दुनिया है उसमें एक ये बहुत बड़ा फर्क है जो कि एक ब्रेक है पास्ट के साथ, कि जब डिजिटल दुनिया में कॉपीज आर इनफाइनाइट, कितनी भी आप कॉपी बना सकते हैं चीजें की, बिना उसकी फिडेलिटी कम हुए, बिना उसमें कोई कमती आए, आप कितनी कॉपी बना सकते हैं। और वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसका कोई हिस्टोरिकल इतिहास में कोई वैसी चीज नहीं रही है हमारे पास। दूसरा, जो ओपन सोर्स का इतना बड़ा चलन हुआ है वो एकदम नई चीज है, ऐसा दुनिया में कभी था ही नहीं, और उसकी वजह से काफी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से राष्ट्रों के भी बिगड़ गए हैं। अब मेरे को लगता है यूएस चाहेगा कि एआई पे कंट्रोल करे, पर कैसे कर लोगे? ओपन एआई ने अपना मॉडल निकाला और साथ में आप देखिए स्टेबल डिफ्यूजन, ओपन सोर्स, मतलब विद इन 1-2 हफ्ते के अंदर में उन्होंने भी निकाल दिया। ठीक है, तो इतना आजकल ये मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो ब्रेक फ्रॉम द पास्ट भी हैं, और कुछ चीजों में शायद हम पास्ट का सहारा ले सकते हैं। तो ये मैंने शायद बिल्कुल दो चीजें कॉम्प्लेक्स कर दी हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने एक्चुअली बोला कि इतिहास में भी ऐसा नहीं है कि हमें वो उसको क्रच बना के कहना है कि हाँ वैसा हुआ था तो आज भी वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, एब्सोल्युटली। इसलिए मैंने कहा था कि एक्चुअली आप सीख सकते हो, लेकिन ये भी देखना है कि फर्क क्या है। तो पहले तो जो आपने जो सवाल पूछा ना, कि मैं दोनों को एक्चुअली लिंक करता हूँ, सौरभ, आपके सवाल को और प्रणय को। आपने कहा कि ये इनसिक्योरिटी के टाइम पे टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स जो है बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता था कि आप अगर देखें ना, तो कुछ देश सिक्योर होते हैं जनरली, और कुछ देश बहुत इनसिक्योर होते हैं। ये जो हमारी एक पर्सनल साइकोलॉजी होती है, लोगों की पर्सनैलिटी, वो देशों पे भी एक्चुअली एप्लीकेबल है। जो यूएस है वो बहुत इनसिक्योर देश, वो अपनी लीडरशिप को लेके बहुत इनसिक्योर। यूके भी प्रॉब्ली, इंग्लैंड था, वो भी प्रॉब्ली उस टाइम पे बहुत इनसिक्योर। जो फर्स्ट होता है ना किसी भी चीज में, वो उसको डर लगा होता है ना कि पीछे कोई आके, जो सेकंड होता है उसको तो है अभी मैं चढ़ जाऊंगा शायद। हाँ। तो वो जो फर्स्ट होता है वो इनसिक्योर होता ही है कि मेरा वो जो है मेरे हाथ में चला जाए। तो ये आज जो ये वॉर चल रही है, सेमीकंडक्टर वॉर चल रही है, टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है, जहाँ पे अब वो एटीट्यूड बदल गया है। वो इसलिए बदल गया है सिर्फ इसी वजह से, यूएस को अब बहुत लगना शुरू हो गया है। और आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में, बातों में ये सुन लो, मतलब अंडरलाइंग, एक मेरे प्रोफेसर तो कहते थे आप हमेशा शब्द मत सुनो, शब्द के नीचे जो म्यूजिक चल रहा है वो सुनो। तो यूएस में जो बातें चल रही हैं आज, उसमें अल्टीमेटली इनसिक्योरिटी। लेकिन ये नहीं है कि वो इनसिक्योरिटी इज अ बैड थिंग। एज यू नो, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है, उसको अगर इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो वो उतना और मेहनत नहीं करेगा। तो यूएस का पॉजिटिव वो है इनसिक्योरिटी का, कि वो और मेहनत करते हैं अपना स्पीड बनाने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये उठती है कि आप अगर हमेशा उसी में लगे रहोगे ना, तो आप बाकी लोगों का, बाकी कंट्रीज का बैंड बजा देते, और वो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। वो अच्छी चीज नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए, मच लाइक फॉर चाइना, जो पिछले 30 साल में ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा लिया चाइना ने, इंडिया को भी एक्चुअली वो मौका चाहिए। अभी इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं है कि हम सिर्फ वेस्ट के साथ ही काम करें, हमें तो एक्चुअली बाकी मार्केट्स भी चाहिए हमारी कंपनीज को ओवर टाइम। तो अगर ये वर्ल्ड स्प्लिट अप हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं है। और अगर यूएस और चाइना के चक्कर में दुनिया फिर ऐसे स्प्लिट हो गई जैसे कोल्ड वॉर में भी हो गई थी, वो इवेंचुअली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जो आज के दिन में आप समझ लीजिए 4, 4th, 5th, 10th जो भी मुकाम पे है, उसके लिए वो अच्छा है। यूएस और चाइना की लड़ाई के लिए प्रॉब्लम ठीक है, यूएस शायद फिर भी जीत जाएगा, उस पर हम आएंगे। लेकिन अब कॉलोनियलिज्म वाली जो बात आती है, उसमें अब क्या होता है कि आपका जो सौरभ सवाल था, कुछ चीजें हाँ डिफरेंट है, पर आप देखिए ना, डेटा आप कहते हैं कॉपी कर सकते हैं, पर आप कर सकते हैं क्या? आप आज के दिन में, लेट्स से आप एआई स्टार्टअप चला रहे हैं, आप अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, अब आपको डेटा चाहिए, आपको गूगल डेटा देगा क्या? आपको नहीं, गूगल नहीं देगा, लेकिन हमारे पास और सोर्सेज होंगे, हमारे पास भी डेटा इकट्ठा करने के। ऐसा ठीक है, गूगल जितने नहीं होंगे क्योंकि गूगल इतना बड़ा बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल को किसी ने उठा के दे दिया ना, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया अपना डेटा। देखिए, उससे कोई वो नहीं है। देखिए, दोनों व्यूज ठीक है कि आप कह सकते हैं कि हाँ उसने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस के पार्ट में वो डेटा इकट्ठा किया है, ये डेटा उसका, करेक्ट। अब आर्गुमेंट सेक के लिए मैं आपको ये पूछता हूँ कि जो लैंड था, कॉलोनियलिज्म में लैंड कैप्चर करा गया, लैंड ग्रैब जिसको आप कहते हैं, उस टाइम पे टेरा नलियस था। टेरा नलियस की फिलॉसफी थी, जिस पे किसी का राज नहीं, उस पे मेरा राज। अंटिल यू रियलाइज कि नहीं, वो एक्चुअली आपका थोड़ा है। वो वहां पे अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी रह रही थी, उसका है, लेकिन उसकी आवाज सुनी है ना किसी ने। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो डेटा जो आज कह रहे हैं आपने गूगल ने मेहनत से कमाया है, वो डेटा उसका है या नहीं?
ये सवाल मैं कहूंगा कि ज्यादा उसमें प्रोफाइलिंग डेटा ही है। हम तो थोड़ा स्पेसिफिक बात भी कर सकते हैं ना। तो गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू है एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि उसके पास प्रोफाइलिंग डेटा है बहुत लोगों का। लेकिन वो जो प्रोफाइलिंग डेटा है, कल को पेटीएम भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि गूगल ने, ये टेरा नलियस वाला नहीं है कि मैंने कब्जा कर लिया तो दूसरे के पास नहीं आएगा। कल को पेटीएम की ऐप अगर पूरे इंडिया में सब लोग यूज कर रहे हैं, पेटीएम भी वैसा प्रोफाइलिंग सबकी बना लेगा। इनफैक्ट पेटीएम के पास तो ट्रांजैक्शन डेटा भी होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कंपनी भी हो सकता है गूगल से आगे निकल जाए इस वजह से, है ना। तो ये है कि एक चीज दूसरी चीज को रोक नहीं रही है, जो कि वैसा था। मैंने लैंड ले लिया तो आप नहीं ले सकते, लेकिन आपका डेटा प्रणय ने ले लिया तो मैं भी ले सकता हूं कल को जाके। ऐसी क्या बात है। और इसने अगर एक तरह से लिया, मान लीजिए हो सकता है ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से ले लेता है, क्योंकि क्रोम इसके पास है। मैं आपके मोबाइल से ले लूंगा, कल को मैं सैटेलाइट से ले लूंगा, कल को मैं आपकी गाड़ी में कुछ लगा दूंगा, आपके फिटनेस ट्रैकर में कुछ लगा दूंगा, आपके मोबाइल पे भी, लेकिन मोबाइल पे भी उन्हीं कंपनीज का डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आपकी मोबाइल सर्च डेटा भी उन्हीं के पास है, एंड्रॉइड भी उन्हीं के पास है ना। एप्पल के पास iOS है और एप्पल की ही मार्केट प्लेस भी है जिसपे आप ऐप सुना रहे हैं। तो सवाल एक्चुअली है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये सवाल का मेरे पास भी क्लियर जवाब नहीं है। मैं भी आपके साथ जैसे हम पुलियाबाजी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका इवन आई एम नॉट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आप मेरा डिजिटल कॉलोनियलिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सवाल उठाया, ज्यादा आंसर नहीं दिया कि हम आज में डिजिटल कॉलोनियलिज्म के वो हैं विक्टिम्स या नहीं है। ये इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं बस इतना मैंने बोला कि हमें इसको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाद में सोचें इसके बारे में, अभी सोच लेना चाहिए। पर मैं आपको एग्जांपल मुझे इसमें बस मेरे को एक था कि सवाल होते हैं फ्रेमिंग की। फैक्ट्री देखिए, फैक्ट्री तो टाटाज ने भी सेटअप करी इंडिया में। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में टाटाज ने भी स्टील की फैक्ट्री सेटअप करी। बहुत अलग टाइप की फैक्ट्रीज इंडिया में भी सेटअप हुई। नो डाउट कि आप थोड़ा डेटा या थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कहीं पे स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज्ड हैं बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रक्चर दैट हैव गॉटन सेट अप। वो है सवाल। उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्लो डाउन बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। बिल्कुल। British were able to extract resources at a cheaper rate, take them to Britain, sell them back to India at a higher rate with both political, economic and technological prowess. तीनों चीजें मिला। नहीं, वो तो मानते हैं। जो था वो किलर कॉम्बिनेशन। उन्होंने रोक नहीं पाए वो कि टाटा आपने सेटअप करना है, आप ही कर लो। टेक्सटाइल मिल आप भी सेटअप कर लो। बॉम्बे में भी टेक्सटाइल मिल्स थी, बट रियलिटी है कि हम वो गेम जीते नहीं जीते। नहीं, पर एक स्टेट पावर भी साथ में थी ना उसके। यहाँ पे तो गूगल के पीछे यूएस स्टेट पावर तो नहीं लगी। मेरे को थोड़ा सा फ्रेमिंग से आपत्ति है, बाकी से नहीं। जैसे मैं बोलूंगा, अगर चाइना चाहे तो सेमीकंडक्टर में कॉलोनियलिज्म का आरोप लगा सकता है, क्योंकि वहां स्टेट पावर काम कर रही है। तो और वो लगाएंगे शायद। और ये जो फ्रेमिंग है ना, वो फ्रेमिंग जो है वो आपको उस समय ले जाती है जहां पे फिर आपस में एक मोनोपोली की फ्रेमिंग भी होती है, क्योंकि इस चीज को हम ऐसे मोनोपोली भी फ्रेम कर सकते हैं कि भाई कॉर्पोरेट मोनोपोली क्या गड़बड़ कर रही है। लेकिन जब कॉलोनियलिज्म की फ्रेमिंग हो जाती है इसके अराउंड, तो फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर क्या है, देशों में शक की भावना, हम आपस में काम नहीं करते। तो मेरे को इस चीज से है कि क्या हम थोड़ा डर फैला रहे हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से आपस में जो ग्लोबलाइजेशन है उससे लोग डर के पीछे खींच लेंगे। और मेरे ख्याल से चाइना वाले लोग ये करेंगे, क्योंकि उनकी तो बहुत ही बेचारों की हिंदुस्तान से भी खराब हिस्ट्री है कॉलोनियलिज्म की चाइना में। हिंदुस्तान की तो कोई अच्छी नहीं है, पर चाइना की हमसे भी खराब थी ड्रग्स वगैरह की वजह से, है ना। तो वो लोग उस चीज को उठाएंगे आपकी किताब देख करके कि ये डर जो है, यू आर राइट, कि आज के दिन में इन अ कंट्री व्हिच हैज कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियलिज्म एंड ईस्ट इंडिया कंपनी आर इजीली रेक्ड अप। आप बहुत आसानी से किसी भी फॉरेन बिजनेस को डिमोनाइज कर सकते हैं, कंपनी बोल के उसके अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर सकते हो। दैट इज करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, एंड वी हैव टू बी कॉशन्ड अगेंस्ट दैट कि हमें हमारे नेता वगैरह ईस्ट इंडिया कंपनी का हवा बना के सबसे डरा ना दें और टेक्नोलॉजी से दूर ना कर दें। ये बिल्कुल ठीक है। एट द सेम टाइम आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि गूगल अमेरिकन है या नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, एक टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी ना इंग्लैंड की क्राउन की नहीं थी। ठीक। एक टाइम पे वो भी नहीं थी, एक टाइम पे वो भी प्राइवेट, कंप्लीटली प्राइवेट प्लेयर थी। लेकिन अब सवाल यही है कि आज से 30, 40, 50 साल बाद या 10 साल बाद, 30 साल बाद अगर जंग हुई तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, स्पेसएक्स, ये लोग अमेरिका के डिफेंस में आएंगे, या आपको लगता है कि चाइना उन्हें कहेगा आप मेरे से पैसे ले लो, आप मेरे साथ हो जाओ, कि वो चाइना के साथ हो जाएगा?
सवाल नहीं उठता। निरुद्ध, मैं आपसे सहमत हूँ इसमें। सौरभ, मुझे लगता है अभी दुनिया जब जियोपॉलिटिक्स हावी हो जाता है ना तो बदल जाती है दुनिया। जैसे आप देखो ना, इंटेल पहले चाइना में इन्वेस्ट करना चाहता था 1 साल पहले तक, फिर यूएस ने चिप्स एक्ट किया। अब इंटेल का सीईओ तो बड़ी बली बुरी बातें कहते हैं चाइना के विरुद्ध। फिर रशिया के साथ जब वॉर हुआ तब कितनी कंपनीज बोलने लगी कि यार मैं रशिया में नहीं रहूंगा। कुछ लोग ओपन सोर्स रेपोजिटरीज भी ये चाह रहे थे कि हम लोग रशियन यूजर्स को एक्सेस नहीं देंगे, हुआ नहीं वो। ठीक है, आईकैन में लोगों ने ये भी अपोज किया कि लोगों को इंटरनेट नहीं एक्सेस करना चाहिए। यूक्रेन का एक प्रपोजल था, वो भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन जब से इतने नॉर्मल नहीं होते ना, तो फिर कंट्रीज के कई जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी जो कंपनियां हैं वो अपने देश की बोली बोलने लग जाती है। तो मैं अनिरुद्ध से सहमत हूँ इस बात। मैं भी इसमें कुछ जोड़ना चाहती थी। टग ऑफ वॉर बात है, उसमें मैंने यही बात करी है कि आप अगर देखेंगे ना, एक टग ऑफ वॉर पहले घर में चल रहा है, स्टेट के अंदर चल रहा है, बिग टेक फर्म और गवर्नमेंट्स के बीच वो चल रहा है एक लेवल। आप समझ लीजिए 2 भाइयों की लड़ाई हो रही है ना, उसमें चल रहा है टग ऑफ वॉर कि नहीं मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, नहीं तुम बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जब बाहर लड़ाई होती है ना, तो ये 2 भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखें, गवर्नमेंट हमेशा जीता है। मैंने उसमें एक ही पॉइंट लिखा है, चाहे वो चाइना का एग्जांपल लो, आप यूएस के टेलीकॉम, ऑयल, बिग ऑयल कोई भी ले लो, इंडिया में ले लो, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द क्राउन ले लो, एंड में स्टेट हमेशा हावी हुआ। इसलिए जैसे पहले भी कहा है कि जब वो लड़ाई अगर हुई, जियोपॉलिटिकल लड़ाई हुई किसी और देश के साथ, तो जो कंपनी जहां बैठी है हाई लाइक्लीहुड है कि वो अपने देश के साथ ही जाएगी। क्यों करे? मैं इससे ऐसा नहीं कि इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, पर मेरे को बस ये है कि तो ये है कि आपका एक्सेस निकल जाएगा, पर आई मीन फिर भी अगर वो एक्सेस निकल भी गया तो फिर आप उसको, मैं कहूंगा कि हमको टेक्नोलॉजी का डिनायल हो जाएगा। मैं कॉलोनियलिज्म वाले चीज से फिर भी थोड़ा आई मीन मेरे को वो है, लेकिन ये चीज ठीक है कि शायद सडनली हो सकता है इंडिया के पास सर्च इंजन ही ना हो यूज करने के लिए, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, कल को बोल सकते हैं भाई मैं गूगल चलने नहीं दूंगा यूएस के बाहर में। बिल्कुल यूएस सरकार ऐसा कर सकती है, और यूएस की क्या औकात है कि गूगल की क्या औकात है कि वो मना कर देगा, है ना। अगर यूएस ने सही में बोल दिया, है ना, एप्स भी। आपको पता है चाइना ने ताइवान पे 96 में सर कर दिया, पता नहीं कब का। बड़े सारे ऐसे एग्जांपल हैं जब टेक्नोलॉजी हैज बीन डिनाइड बाय द पावरफुल स्टेट टू द मैसिव डेट्रीमेंट। आपकी मिसाइल्स का वो ही नहीं सही हुआ, दे डिडंट लैंड इन द राइट प्लेस। ईरान के न्यूक्लियर, हजार ऐसे एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। आई एग्री। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती थी जो अनिरुद्ध ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ना ट्रेडिशनली ये थी कि हमेशा स्टेट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और कंपनीज और लोगों के पास कम होती है। वो अभी हमारा इन्वर्स हो गया है। आज जो पावर सेंटर है कहीं ना कहीं मतलब नेशन स्टेट स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो होल्ड ऑन करे वो पावर। आई थिंक वो उनके पास अभी हो नहीं पाया है। तो ये जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वो उस एक्सिस का स्ट्रगल है कि नेशन स्टेट चाहता है कि मतलब भारत चाहेगा कि भाई अगर मुझे कुछ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हम सिनेरियोस डिस्कस करें, तो मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए मेरे देश की संप्रभुता का। और ये जो बाउंड्रीज है ना, हम जब टेक्नोलॉजी में बात करते तो ये सारी बाउंड्रीज इतनी घुल जाती है कि कोई दूसरे देश में बैठ के आप सब कुछ एक देश का कंट्रोल कर सकते हो। तो उस सिनेरियो को रोकने के लिए ये जो कंट्रोल का स्ट्रगल है, तो आई थिंक एक तरीके से जो नेशन स्टेट कर रहे हैं अपनी साइड से वो वैलिड चीज़ है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी संप्रभुता बनाए रखे, और कंपनीज अपने हिसाब से काम करेगी, वो कोशिश करेगी कि वो उसके बियॉन्ड जाए, वो जो करना चाहती है वो करे। तो आई थिंक ये इसका दोनों का हम एक स्ट्रगल ही देख रहे हैं। बिल्कुल ये स्ट्रगल दोनों लेवल पे चल रहा है। देश के अंदर भी चल रहा है बिटवीन बिग टेक फर्म एंड द गवर्नमेंट्स, और बिटवीन गवर्नमेंट्स भी चल रहा है, एंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट एंड फॉरेन बिग टेक फर्म भी चल रहा है। तो मल्टीपल लेवल्स पे ये पावर और कंट्रोल की स्ट्रगल चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक बहुत अच्छा चैप्टर अनिरुद्ध आपके किताब में जिसमें मुझे बहुत पसंद आया वो, क्योंकि आपने जो 7 स्ट्रैटेजीज दी हैं, जैसे कि आपने मतलब कहा है कि कई देश टेक्नोलॉजिकल पावर्स हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने एक सीधा रास्ता पकड़ा है और उसे हम लोग एक फॉलो करेंगे वो चेकलिस्ट को और हम भी सुपर पावर बन जाएंगे। हर देश का अलग तरीका रहा है एक टेक्नोलॉजिकल पावर बनने का, और इसीलिए आपने कुछ एक 7 रणनीतियां बताई थी एक चैप्टर में। तो आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ना, क्या 7 स्ट्रेटेजीज हैं, भारत के लिए कौन सी बेहतर होगी वगैरह। हाँ, मैं ये आई एग्री विद यू कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा चैप्टर रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, जब मैं लिखना शुरू करा मैंने, तो मैं एक वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं,
उनसे मैं बात कर रहा था कि तो उन्होंने मेरे से ये सवाल उठाया कि आप ये सब बात करें टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की, लेकिन अब तो यूएस और चाइना बहुत आगे निकल गया है, तो इंडिया का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारी अब डिस्कशन ये चली कि क्या ये सवाल ठीक है कि जो आज के दिन में विनर्स हैं, क्या वो इतने आगे निकल गए हैं कि अब जो बाकी बेचारे देश बैठे हैं उनको अगर ये बात समझ भी आ जाए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी आज के दिन में नेशनल पावर है, वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली चैप्टर उस कॉन्वर्सेशन से निकला और उसमें फिर मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत लोगों से बात करी ये समझने के लिए कि ये एक सीधा रास्ता है। जैसे आप अगर कहीं बार पढ़ेंगे ना यूएन के डॉक डेवलपमेंट के बारे में वगैरह, तो आपको लगेगा कि एक तो यार बड़ा सही रास्ता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये फॉर्मूला है, ये कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी गलती है, आपने फॉर्मूला नहीं फॉलो। तो जब बहुत मैंने इसमें सोचा, लोगों से बात करी, उनसे इनपुट लिए, बड़े अलग अलग टाइप के लोगों से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से भी मैंने बात करी कि आप अगर किसी इंडियन कंपनी को हेल्प कर रहे हैं तो आप कैसे उसको बता रहे हैं। मैंने पॉलिसी मेकर से बात करी, मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करी, एकेडमिक से बात, तो इन सबका सारा निचोड़ निकाल के मैंने ये चैप्टर लिखने की कोशिश करी है। और अभी भी इसमें मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा अभी लिख नहीं पाया हूँ, मैं चाहूंगा कि इसमें और डिटेल में मैं कभी लिख पाऊँ इसके बारे में। लेकिन ये 7 रणनीतियां जो मैंने लिखी हैं, इसका अंडरलाइन एक प्रिंसिपल ये है कि जैसे आपने सही कहा कि देयर विल नॉट बी अ वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटजी टू विन इन द ग्रेट टेक। मतलब एक पॉइंट है पहले समझने का, आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, आपके पर्टिकुलर कंपैरेटिव एडवांटेज, आपकी पर्टिकुलर हिस्ट्री, आपके पर्टिकुलर टैलेंट, कैपिटल, मिक्स के बेसिस पे आपको ये देखना है कि आप ग्रेट टेक गेम में क्या रणनीति अडॉप्ट करो। इसमें जो मैंने 7 लिखी है, एक है आपकी जो डिजिटल सुपर पावर स्ट्रेटेजी है जो है चाइना यूएस की, उन दोनों की एक दूसरे के साथ जीतने के लिए एक नंबर 1 या नंबर 2 पे रहने की स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत अलग रहेगी। वो लोग सब कुछ करेंगे, वो कुछ भी नया आएगा वो उसमें लड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो कहेंगे हमने इसमें भी जीतना है, 5G आएगा, 6G आएगा, उसमें भी जीतना है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी आएगी उसमें भी जीतना है, कल को कुछ और आएगा, उनको सब चीज में जीतना है, क्योंकि कहीं पे भी वो अपने आर्मर में एक वीकनेस नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अब जो अगली लेवल की कंट्रीज हैं जिनको मैंने कहा डिजिटल चैलेंजर स्ट्रैटेजी, उसमें इंडिया आता है और मेरे ख्याल से मैंने जो कहा है यूरोप भी आता है। जो कंट्रीज वेल प्लेस्ड हैं, कर सकती हैं, जीत भी सकती हैं, लेकिन अभी वहां नहीं है जहां वो हो सकती हैं या होना चाहती हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अब अलग होनी है। उनकी स्ट्रैटेजी अब जो सौरभ एक्चुअली बोल रहे थे पहले वैसी रहेगी कि आप वो स्टार्टअप और यूएस है गूगल, तो अब आपने गूगल को सर्च में नहीं हराना, आपको कुछ ऐसा नया ढूंढना है जो आप साइड से, अब जैसे क्लेटन क्रिस्टनसन ने कहा है इनोवेटर्स डिलेमा, एचबीएस के जो प्रोफेसर ने काफी इंटरेस्टिंग किताबें लिखी हैं इस बारे में, आपको एक गुरिल्ला स्ट्रैटेजी समझ लीजिए या एक अपना नीश बना के पहले उसमें जीतना है, फिर उस पर खड़े होके फिर कहना है अब मेरा टाइम है चैलेंज करना। तो यूरोप और इंडिया जैसी कंट्रीज को अभी अपना एक वो नीश या अपना एक स्पेशलाइजेशन ढूंढना है, उनको वो कॉपी नहीं करना कि हमने गूगल बनाना है, हमने ट्विटर बनाना है, या जैसे यूरोप ट्राई करता है कि हमको बस इनको रेगुलेट करके बंद ही करना है, किसी तरह कम करना है। ये सब स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए कि मैंने अपना ट्विटर बनाना है या मैं ट्विटर को इतना रेगुलेट कर दूं कि ये तंग होके भाग जाए। ये इससे आप जीतोगे, इससे एक्चुअली सारा वो होगा जो आप कह रहे थे, टेक्नोलॉजी से लोग पीछे हट जाएंगे या हम ये नहीं करें। हमें ये देखना है कि इंडिया की स्पेशलाइजेशन कहाँ बन सकती, जहां हम अपने उस पर खड़े होके बड़ी कंपनियां बना सकते। अब उसके लिए बड़े ऑप्शन है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन करा जहां पे यूएस की कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। कंज्यूमर इंटरनेट, सर्च, सोशल मीडिया में है, ई कॉमर्स में भी है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर ऐसे सेक्टर्स में नहीं। तो आप बनाइए उसमें B2C में। अब B2B में देखें तो B2B वैसी फ्रैगमेंटेड स्पेस होती है हमेशा मोस्टली, उसमें आप बनाइए मिड साइज्ड फर्म्स, राइट, जैसे हमारी ज़ोहो वगैरह जैसी फर्म्स हैं, हाईली प्रॉफिटेबल, मिड साइज्ड, दे नॉट गूगल बट प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल, ऐसी कंपनियां बनाइए। इसमें मैंने जर्मनी का भी एग्जांपल दिया। जर्मनी का ये जो मिटनस्टैंड का इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा। आप अपने स्पेशलाइज्ड फर्म ढूंढिए जहां पे सिर्फ 3-4 फर्म कर रही है काम, आपका 60-70% मार्केट शेयर है, आप वैसे वाली कंपनियां बनाइए, आपका प्रॉफिट भी बनेगा। आप यूनिकॉर्न सोचते रहेंगे जिसमें प्रॉफिट्स नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी करें। तो एक तो ये डिजिटल चैलेंजर स्ट्रैटेजी अलग है। अब आते हैं छोटे देशों पे, जैसे सिंगापुर, इजराइल, एस्टोनिया, इनका मैंने बताया है डिजिटल एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजी। इनकी स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकली में बड़े पैरेलल्स। जब ट्रेड वाज द डोमिनेंट गेम तब ये ट्रेडिंग हब्स बने, इजिप्ट में, आप कह सकते हैं मलाबार कोस्ट में, मलाक्का स्ट्रेट में, टर्की, ऐसे देशों ने, वेनिस ने, इन देशों ने अपने आप को ट्रेड रूट्स पे बीच में अपने आप को इंटरमीडिएट बना लिया, तो इससे उन्होंने बहुत पैसा। तो आज के दिन में वही चीज सिंगापुर, दुबई,
एस्टोनिया जैसे देश करें। ये डिजिटल ऑन्टरप्रॉट पैरेलल विद ट्रेडिंग ऑन्टरप्रॉट स्ट्रेटेजी है कि आप अपने आप को इतना, आयरलैंड का भी एग्जांपल ले सकते हैं आज के दिन में, आप अपने आप को इतना ओपन बना दीजिए फॉर डेटा फ्लोज, फॉर रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ लार्ज कंपनीज, मेक टैलेंट, कैपिटल, डेटा फ्लोज वेरी इजी, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दीजिए, रेगुलेशन में ओपननेस रखिए। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये भी बहुत अच्छी फॉर दीज काइंड्स ऑफ कंट्रीज। फिर आते हैं हमारे रियल लैगर्ड्स। आज के दिन में जो लैगर्ड्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लैगर्ड्स वर्ड अच्छा नहीं है, बट हम बात कर ही रहे हैं, तो अब अफ्रीका के काफी देश हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रह गए थे और हाई लाइक्लीहुड है कि इस ग्रेट टेक गेम में भी पीछे। उनके लिए अब स्ट्रेटेजी अलग है। वो अब कहें हमने ट्विटर बनाना है अपना, हमने अपना गूगल बनाना है, या वो कहें कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएंगे, अनलाइकली एट दिस स्टेज। उनको अभी एक काफी बेसिक काम कर जो इन अ वे इंडिया ने करा है पिछले 20-30 साल, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी मैंने अलग डिफाइन करी है ना। उनको अपने एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट्स को यूज करके उन्हीं को टेक्नोलॉजिकल स्पेस में भी लाना है। फॉर एग्जांपल अपना कोई टैलेंट जो बाहर गया है उनको वापस लाना है टू किक स्टार्ट देयर इकोनॉमी। एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट किक स्टार्टर स्ट्रेटेजी जो मैंने डिफाइन करी है कि गवर्नमेंट समटाइम्स कैन किक स्टार्ट द टेक रेवोल्यूशन इन द कंट्री। आप देखिए, अगर यूपीआई और आधार का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि in a way it was a government driven infrastructure move that has led to that fintech revolution in India. ऐसी strategies भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश यूज कर सकते। तो ये है मोटा मोटा अलग अलग strategies जो देश अडॉप्ट कर सकते। अनिरुद्ध, दो और जो आपने हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, एक तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी जो ईस्ट एशिया में हुई है, और एक वो डिजिटल सर्विसेज स्ट्रेटेजी जो आप भारत के लिए कह रहे थे, तो इन दोनों के बारे में भी बताइए। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली गेम तो आप देखिए ताइवान और कोरिया काफी टाइम से खेल रहे हैं। इनके जैसे देश, इन्होंने फर्स्ट एरा में भी देख लिया था कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में अपना एक रोल और अपना एक नीश बना लें, वो उन्होंने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड दैट हैज ट्रांसलेटेड इनटू इवन टुडेज सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एटसेट्रा। सो अब उनकी वो स्ट्रेटजी रही है क्योंकि उनके लिए वो सर्विसेज गेम नहीं बनी। इंडिया के लिए सर्विसेज गेम हैज बीन सर्व्ड ऑन द प्लैटर बाय द लाइक्स ऑफ इन्फोसिस, विप्रो एटसेट्रा, जिन्होंने 80 से हमें एक सर्विसेज पावर बना दिया। ऑब्वियसली बिकॉज वी आल्सो हैव द टैलेंट, the number of people available in the educated task force. अब इंडिया के लिए सवाल यही है कि कौन से, आपका ये सवाल था कि इंडिया के लिए स्ट्रैटेजी कौन सी। अब इंडिया के लिए देखिए स्ट्रैटेजी कौन सी अच्छी है मैं अकेले तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर है कि हमें इन 2-3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज का मिक्स इंडिया में करना, गिवन आवर साइज, गिवन द अमाउंट ऑफ पीपल वी हैव टू एम्प्लॉय एंड गिव जॉब्स टू, गिवन दैट वी डोंट हैव अ चॉइस टू बी जस्ट वन और द अदर। हम ताइवान या कोरिया जैसे नहीं बन सकते कि हम बस एक स्ट्रेटजी पकड़ ले तो हमारे लिए वो इनफ। तो आप अगर बाय द वे कोरिया और ताइवान के लोगों से बात करेंगे, उनको भी रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से उनका नहीं चले, क्योंकि उसमें भी रिस्क है कि यूएस जब रीशोरिंग की बात करता है तो डर बड़ा लगता है उन लोगों को कि हमारी, कहते हैं ना, वो नीचे से सब कुछ निकल है। तो वो डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी इज व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। और इस पे मैं आप लोगों का व्यू सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये दिस इज द डिस्कशन वी नीड टू बी हैविंग। ये नहीं कि हमने बना लिए तो पैट ऑन द बैक, हमारी सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है तो हम तो मतलब अब माशाल्लाह हमें कोई रोक नहीं सकता ना, गलत, कंप्लेसेंट, राइट। तो ये स्ट्रेटजी पे डिस्कशन होनी चाहिए एक्चुअली विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंडिया में। मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फिनटेक एटसेट्रा, प्लस अब आप लोग बैंगलोर में बैठे हैं तो इंडिया स्टैक की भी बात हमें करनी है। इंडिया स्टैक के बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते, द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इंडिया स्टैक। सौरभ, आपने काफी ओपन सोर्स का मेंशन करा है। अब इंडिया स्टैक आपको भी पता है कि एक अलग ही मॉडल है इन अ वे, करेक्ट। हाँ, जो हम बात करते हैं यूएस का प्राइवेट लेड, चाइना का स्टेट लेड, यूरोप का रेगुलेशन लेड। अब इंडिया वो एक अलग सोच बना रहा है ऑर्गेनिकली, जिसके बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बना सकते है ना। वो आप अलग अलग सेक्टर्स में उस आइडिया को पर्कुलेट करवा के, एजुकेशन में भी, हेल्थ केयर में भी, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर में भी, इन सब में अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के ऊपर कंपनियां बनवा लेंगे ना, देन यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग। हम अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रुक जाएंगे, देन वी विल स्ट्रगल आई थिंक टू कन्वर्ट इट इनटू रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। बट मैंने एग्जांपल बुक में थोड़ा सा ये दिया है, ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया, क्योंकि एप्पल ने जैसे iOS बनाया है, गूगल ने एंड्रॉइड बनाया है, वैसा हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर बना रहे हैं इंडिया में। लेकिन वेल्थ आएगी जब उसके ऊपर एप्स बनेंगे, मार्केट प्लेस ऑफ एप्स बने। तो जितनी हम उस पर मार्केट प्लेस ऑफ एप्स बनवा लेंगे ना ग्लोबली,
हम काफी बात करते हैं कि हमने इंडिया स्टैक को एक्सपोर्ट करना। एक्चुअली मेरा व्यू ये है कि आपने एक्चुअली ऐसा उसको बनाना है कि जैसे एप्पल के iOS पे केन्या में या इंडोनेशिया में या कहीं भी किसी भी देश में कोई बंदा ऐप बना सकता था, वैसे हम इंडिया स्टैक को सोचना है कि कहीं पे भी किसी भी देश में कोई एप्लीकेशन बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हम बना दें, है ना। तो इन सब चीजों की कॉम्बिनेशन की स्ट्रैटेजी आई थिंक इंडिया के लिए अच्छी है। पर आप लोगों का क्या? आई मीन ये खासकर जो आपने डाइवर्सिटी की बात की, वो मुझे इन जनरल लगता है कि किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ होती है कि अगर आप किसी सिर्फ एक ही नाव पे नहीं चल रहे हैं तो वो तो, जैसे मुझे बैंगलोर का लगता है कि एक जो बैंगलोर की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है कि लोगों को सिर्फ लगता है आईटी कैपिटल है, लेकिन बैंगलोर इतनी अच्छी सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत है, हेल्थ केयर बहुत है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है बैंगलोर सिटी का, इतने अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर का, वो है जो स्ट्रेंथ देता है बैंगलोर सिटी को। तो और वही चीज एक्चुअली कंट्री लेवल पे भी काम करती है कि हमको ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मैन्युफैक्चरिंग हम गिव अप कर दे, भाई मैन्युफैक्चरिंग चाहिए हमें, उसके बिना नहीं हो सकता काम। तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमें अच्छी चाहिए ही, एक लेवल तो चाहिए ही। हम ये सोच सकते हैं चलो चाइना जैसा नहीं भी बनाना है, बट वी नीड टू बी गुड एट इट। और हमको दूसरी जो चीज आपने कही कि हमेशा अगला क्या आ रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए, सिर्फ पीछे से तो कैचअप करते रह जाएंगे नहीं तो अगला जो आ रहा है उसमें थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, तो अगले के पीछे भागो, ये एक हमारे को करना चाहिए। और उस सेंस में मुझे इंडिया स्टैक बहुत अच्छा लगता है कि हम कॉपी नहीं कर रहे हैं कि जो तुमने बनाया हम भी सेम बना देंगे। ये अलग स्ट्रेटेजी है और उसका काफी मेरे ख्याल से हमारे पास उसको काफी इनोवेटिवली यूज किया जा सकता है। पर आपने ठीक बोला, पोटेंशियल है, पर हमने अभी अनलॉक नहीं किया वो पोटेंशियल। तो वो काफी सोच के अनलॉक करना है कि वो पोटेंशियल कैसे अनलॉक हो सकती है, कैसे जो बाकी चैलेंजर देश हैं उसमें हम कर सकते हैं, या अगर हमको ओपन सोर्स में फायदा है तो क्या हम अपनी स्टेट स्ट्रेंथ लगा के ओपन सोर्स को दुनिया में स्ट्रांग बना दे, क्योंकि हम अपनी कॉर्पोरेट को तो नहीं बना सकते। तो वो हमारे फायदे, जैसे गूगल ने एंड्रॉइड खरीद लिया, लेकिन एंड्रॉइड अंदर से ओपन सोर्स है, तो क्या हम एंड्रॉइड विदाउट गूगल सोच सकते हैं? अंदर तो अभी भी है ओपन सोर्स। तो क्या, क्योंकि हिंदुस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि भाई हम तो बिना एंड्रॉइड विदाउट गूगल फोन ही खरीदेंगे फॉर सरकारी काम, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते भाई कि किसी कंपनी का, भाई प्रधानमंत्री के हाथ में भी वही फोन होता है, रक्षा मंत्री के हाथ में भी होता है, आप उनके हाथ में आईफोन और एंड्रॉइड कैसे रख सकते? अरे सौरभ बदल गया, सौरभ बदल गया। नहीं, ये चीज तनुरज मैं काफी समय से बोल रहा हूँ, ये वाली चीज मैं काफी समय से कह रहा हूँ एक्चुअली, स्पेशली फोन को लेकर के। मिनिस्ट्री में भी मैंने लोगों को काफी बार बोला कि ये हमको करना चाहिए, और उसको क्या कहते हैं, एनीवे चैलेंज तो करना ही है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट अभी हमने तक्षशिला में एक ओपन सोर्स स्ट्रेटेजी के ऊपर पेपर निकाला, उसमें ये 1-2 आइडियाज, काफी अहम आइडियाज हैं जो हमने निकाले हैं। तो एक हमने स्ट्रेटेजी पेपर निकाला था फॉर इंडिया की क्या ओपन सोर्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मे भी कभी उस पर डिटेल में पुलियाबाजी करेंगे, बट हमने ये चीजें उसमें काफी उसमें हमने पुश करी हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ख्याति, तुमको क्या लगता है? हाँ, तो मैं इसमें इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटजी में मैं सोच रही थी कि इंडिया का एक अलग पोजीशन है इस गेम में, क्योंकि देखो वैसे टेक्नोलॉजी में तो हम बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ मैनी वेज, हमारी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बेटर है, हमारे पास से बहुत सारा आईटी टैलेंट जा रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहा है। लेकिन हमारी सच्चाई ये भी है कि हमारे जो बहुत ही मूलभूत प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, और वो अभी इसलिए चर्चा में नहीं है, और वो डेवलप्ड कंट्रीज उस पर कभी काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने वो प्रॉब्लम्स बहुत 100 साल पहले सॉल्व कर दिए हैं। तो हमारे पास, हम एक यूनिक पोजीशन में है कि हम टेक्नोलॉजी तो में बहुत आगे निकल गए, पर हमारे जो मूलभूत प्रॉब्लम्स तो हम वहीं के वहीं रह गए। तो ये तो हमें कहीं ना कहीं हमें हमारे देश के लोगों को सोचना होगा कि हमारे प्रॉब्लम्स में ये जो है उनमें हम अपनी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें ताकि हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स चेंज कर पाए, ताकि हम अपना एजुकेशन एक्चुअली स्केल अप कर पाएँ उस क्वालिटी पे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये स्टेट को करना चाहिए, मतलब हमारे देश में लोगों को, डेवलपर्स को उस एंगल से भी सोच सकते हैं ना कि हम ये चैलेंजेस में कैसे करें। हमने पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, लेकिन उससे आगे बहुत चीज़ें हैं जो हमने नहीं सॉल्व की है। हमारी ट्रैफिक लाइट्स अभी भी बहुत ही बेतुकी है, हम वैसे तो बड़े टेक्निकल हो गए, तो फिर हमारी ये सारी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में आनी चाहिए, वो अगर वो पेनिट्रेट नहीं करेगी तो ठीक है, हम शायद आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट गेम तो उसका है, लेकिन ये कैचअप भी हमें करना है। और ये सवालों पे कोई और काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं हमें, और वो कर रहे हैं एक्चुअली, वो लोग भी कर रहे हैं। जैसे कि एआई में बहुत सारा वॉटसन, IBM वगैरह के हेल्थ के रिलेटेड चीज़ों में वो लोग कर रहे हैं, तो हम शायद कहीं ना कहीं उस पर हमें यहाँ विजिबिलिटी नहीं है, या
शायद मुझे इतना नहीं पता हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर हमें ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि हम अपना हेल्थ केयर में, हम अपना एजुकेशन में, हम अपनी सिटीज़ को एक्चुअली वर्किंग में इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारी नॉर्मल लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने एक्चुअली इसकी वजह से कहा था एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे हमारी कोर प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हमें एक्चुअली उन दोनों को लिंक करना है और उससे इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पे काम तो करना ही, ये तो आई थिंक है ही है। बाकी सौरभ आपने बात कही ना, आपको पता है मैं भी उससे सहमत हूँ कि अगली वेव को पहचानना, देख के पहचानना और उस पर थोड़ा सा बेट लेना, ये हमारे में काफी टाइम लैकिंग। हम एक वो जैसे मैंने कहा ना, वेव की टेल को क्या, पूंछ को तो कैच करने में हम बड़े तेज हैं, कि अब सेमीकंडक्टर्स आ गया तो हमें अब ये करना है ना। अब सवाल एक्चुअली ये है कि उसमें आपको मार्केट शेयर इतना नहीं मिलेगा। आप अपने लिए एक बेसिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और थोड़ा कैपेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बना लेंगे, लेकिन आप उसमें विनर नहीं बने। ये गेम तो हो चुकी है, अब आप ये तो मतलब एक ऐसा है कि पुरानी गेम में आप खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, वो ठीक है, वो करिए, लेकिन जब तक आप एक या दो ऐसी गेम नहीं पकड़ेंगे जहां पे आप अर्ली विनर्स होंगे, तब तक आपका देश थोड़ा पीछे गए। पॉइंट ये कौन सी वेव हो सकती है, सवाल ये उठता है, और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे खेलेंगे, वही सवाल है। तो मैंने जैसे बुक में तो एक दो के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक तो एक इंडिया स्टैक ड्रिवन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन इन इंडिया इज वन पॉसिबल वे दैट वी कैन ट्राई एंड बी अ अर्ली विनर, है ना, जीत सकते हैं इसमें, और फिर इसके ऊपर बेसिस पे कंपनियां बना सकते हैं बड़ी। दूसरा है क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट पे आप देख ही रहे हैं आजकल, अब जैसे सेमीकंडक्टर्स की बात चल रही है ना, प्रणय हम शुरू में बात कर रहे थे, परसेप्शन चेंज हो गया है सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस और ये सब, सेम चीज अब क्लाइमेट में हो रही है, परसेप्शन बदल गया है। 10 साल पहले जो लोग क्लाइमेट कहते थे, वो लोग कहते थे अरे यार आप तो यार घर जाओ, आप घर जाओ, आप यार तुम जो हो, आप मतलब लोग ऐसे बात करते थे, है ना, जो लोग कहते थे क्लाइमेट इन्वायरमेंट। अब देखिए परसेप्शन बदल गया, है ना। अब ये एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट हो रहा है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ने अब ट्रांसफॉर्म होना है। जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ने फंडामेंटली चेंज किया था इकोनॉमी का, अब वैसा ही चेंज होने का एफर्ट चल रहा है। अब आप इसमें अर्ली लीडर बनेंगे तो बात, इसमें नहीं तो देखिए सोलर का हम बहुत बात करते हैं इंडिया में कि सोलर में हमने इतना कर लिया, हमने इतना कर लिया, इतने % हमारा अब सोलर हो गया, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि सोलर अगर एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, उसमें हम जीते या हम जीतेंगे नहीं, ये बात हमने अडॉप्ट कर लिया, सोलर प्लांट्स लग गए, है ना, लेकिन हम सोलर में जीते नहीं। ईवी अडॉप्शन तो हो रही है अब इंडिया में बहुत तेज, लेकिन ईवी की हम रेस जीतेंगे, ये सवाल सोचने वाला है। प्रॉब्ली नहीं जीतेंगे, मतलब खेलेंगे, हम अडॉप्ट भी करेंगे, लेकिन जो जीत की डेफिनेशन हो यहाँ पे कि आपकी 2-3 कंपनियां हो जो या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की या उसकी कंपोनेंट्स की या समथिंग इन द वैल्यू चेन यू वर ओनिंग एंड एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड, वो नहीं। तो अब सवाल ये है कि उसमें क्लाइमेट में भी ईवी और सोलर के बियॉन्ड जो चीजें हैं उसमें आप जीत सकते हो। आप केमिकल फ्री फर्टिलाइजर बना सकते हो इंडिया में, ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स बना सकते हो इंडिया में, दुनिया के लिए बना सकते हो। ये सारी चीजें अभी ओपन स्पेसेस हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है इन अ वे। उसमें अगर आप जीत जाओ तो आई थिंक यू हैव द एबिलिटी टू विन इन दैट नेक्स्ट वेव, है ना। अब उसकी एक चीज गायब है, वो प्रणय हमने शायद एक बार पहले भी बात करी थी, वो है R&D। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी। ख्याति आपने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छी चीजें इंडिया में, करेक्ट, बिल्कुल ठीक, हमारे पास टैलेंट भी है, इंजीनियरिंग टैलेंट भी है, ये भी है, वो भी है, कैपिटल भी आज के दिन में मिल रहा है हमें, आर्ट्स से भी, डोमेस्टिकली भी। लेकिन जो एक चीज हमारी अभी भी एक पीस मिसिंग है पजल का, वो है R&D में अभी यहाँ हमारा स्टैंड अच्छा है ना, हमारा इकोसिस्टम ठीक है ना, हमारा प्राइवेट सेक्टर ये मानता है कि R&D इज इक्वल टू प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। आज के दिन में प्राइवेट सेक्टर, देखिए मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, उसकी बात भी हम कर सकते हैं अगर हम जानना चाहें, गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर R&D की बात करें तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ भी नहीं स्पेंड करता आज, डिसाइड्स फार्मा सेक्टर कोई कुछ नहीं स्पेंड कर रहा। अब थोड़ा सा ऑटो में हो रहा है बिकॉज ऑफ EVs एंड बैटरीज, बट इसको छोड़ के कुछ नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है कि बिना R&D के आप बहुत बड़ी टेक कंपनी बना लेंगे, टैलेंट एक्सपोर्ट करके आप बड़ी कंपनियां बना लेंगे? नहीं, आपका ये एक बहुत बहुत बड़ा वाइटल गैप है जो फिल अगर नहीं हुआ तो हम कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी रह जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेक्नोलॉजी रह जाएंगे। वी विल रिमेन द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बट वी विल नेवर बी द क्वालकॉम्स एंड सिस्कोस एंड एंड्रॉइड्स।
बहुत अच्छे से बताया अनिरुद्ध आपने, और इससे जुड़े हुए कुछ मेरी टिप्पणी ये थी। एक, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो मतलब डिफ्यूजन तो बहुत अच्छे से होता है इंडिया में, हर कोई भी चीज जल्दी से पकड़ लेते हैं हम लोग, फोन हो, स्मार्टफोन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। लेकिन देश के लिए गेम रहता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मतलब आप अगर आप ये चीज कर पाते थे पहले, एक पार्ट बना पाते थे सब कंपोनेंट, तो उसके बाद क्या आप पूरा OEM बना सकते हो, पूरा फोन बना सकते हो, या फिर फोन बना सकते हो तो क्या आप अंदर के सब कंपोनेंट बना सकते हो, चिप बना सकते हो। वो अपग्रेडेशन देश की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो डिफ्यूजन होता है लेकिन अक्सर अपग्रेडेशन नहीं। फिर मैं आपकी जो 7 स्ट्रेटेजी उसके बारे में सोच रहा था अनिरुद्ध, एक और तरीका है सोचने का, स्वॉट एनालिसिस जैसे हम कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं इंडिया के लिए जो कि थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए, जैसा कि आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक बेसिक लेवल ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग तो होनी चाहिए किसी भी देश में। तो ये हमारे शायद थ्रेट को मिनिमाइज कर देगा। ये हमारे लिए स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगा, वो 40 साल के लिए भी नहीं, लेकिन एक थ्रेट मिनिमाइज करते। और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो शायद हमारी स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटीज प्ले कर रही हैं, जैसे कि सर्विसेज हैं, वो अपॉर्चुनिटी पे प्ले कर रही हैं। अगले कुछ सालों के लिए तो भारत में टैलेंट रहेगा, कई US में भी अगर चिप्स एक्ट आएगा तो उनको जो लोग लगेंगे वो इंडिया में ही लगेंगे, या इंडियन चिप कंपनीज को आउटसोर्स होगा वो वर्क, तो वो अपॉर्चुनिटीज में। और कुछ ऐसी हैं जो शायद हमारी स्ट्रेंथ पे प्ले कर सकती हैं, जैसे कि जो गवर्टेक है, आपने बोला गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी वाला। तो इस तरीके से सोचना मुझे लगता है हम लोग, क्योंकि ये हर स्ट्रेटेजी हर चीज के लिए लाजमी नहीं है, वो शायद कुछ और हर देश के लिए भी अलग होगी। जैसे स्वॉट एनालिसिस में चाइना के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ होगी, तो उनके उस पे वो लोग बेट कर सकते हैं। तो इससे मतलब मैं जुड़ा हुआ सवाल ये पूछना चाह रहा था, गवर्नमेंट टेक में मुझे एक ये डर लगता है कि कहीं वो वापस पुराने जमाने की PSU ना बन जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अभी NPCI है, NPCI से खुद से बता सकता है कि कौन इस कंसोर्शियम में आएगा, कौन नहीं आएगा, किस तरीके की कंपनी आएगी नहीं आएगी। तो वो एक डर रहता है, क्योंकि आप प्लेयर भी हो और अंपायर भी हो। और जो RBI ट्राई करना चाहता था पैरेलल NPCIs हो, वो तो अभी तक नहीं हो पाया है संभव। तो ये डर है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम लोग फिर से उसे पुराने जमाने के PSU नजरिए से देखें तो शायद ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग गवा देंगे। तो ऐसे आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसलिए मैंने एक्चुअली कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बना रहे हैं इंडिया स्टैक के अंडर, लेकिन अगर वो मार्केट प्लेस ऑफ एप्स जिसकी मैंने बात करी, अगर वो जब तक प्राइवेट सेक्टर से नहीं आएगा, है ना, तो आप लिमिटेड रह जाओ। एक चीज है। दूसरी चीज, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखिए, आप रोड्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब 1000 एग्जाम्पल है जहाँ पे आपने, चलिए शायद सरकार ने पहले सेटअप कर, लेकिन ओवर टाइम अगर आपको उसको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, उसको अच्छे उसमें रखना है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और इन द केस ऑफ इंडिया स्टैक इनोवेशन भी चाहिए। अब इंडिया स्टैक आपने बना तो दिया है, लेकिन अब आप वही हैं, आपको यू हैव टू बी लाइक इनसिक्योर लाइक द US, कि कोई भी पीछे से आके उसको कॉपी करके बना सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, हमें अगर लगे कि कोई और नहीं बना सकता तो वो हमारी गलती है। आप और बनाया भी है दूसरे लोग, ब्राजील। तो अब इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता कि अगर आप अपने इंडिया स्टैक में इनोवेशन को थ्रॉटल करेंगे, उसको अगर आपने बहुत ज्यादा सरकारी बना दिया और उसमें आपने इनोवेशन नहीं होने दी, तो गारंटी या हिस्ट्री गवाह है, मैं गारंटी नहीं लेता, हिस्ट्री गवाह है कि आप प्रॉब्ली कोई ना कोई आपको पीछे छोड़ जाए उसमें, राइट? क्योंकि इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर जो लोग कंपनियां बना रहे हैं इसके ऊपर, उनको अगर आप पैसा नहीं बनाने देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये चार्ज नहीं करना चाहिए, ये नहीं, वो इनोवेशन कैसे होगी? इनोवेशन नहीं होगी तो जो आपके हाथ में वो भी जाएगा। अब रोड एक बार तो आपने बना दी, लेकिन बारिश के बाद किसी को तो उसके गड्ढे भी फिल करने हैं, राइट? और फिर रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनना है, उसके ऊपर टोल ब्रिज बनना है, राइट? उसके आसपास शॉप्स बननी है ना, उसके आसपास फैक्ट्री, सारा जो काम है टू मेक द होल इकोसिस्टम, ये अभी इंडस्ट्री। मुझे एक सवाल ये पूछना था, तो
इतनी सारी चीज़ें हमारी जो बदल रही है, तो 20th सेंचुरी में एक प्रकार का कंसेंसस बना था ना कि कुछ ये रेगुलेशन हो सकता है या ये एथिक्स है। ये सारे जो फ्रेमवर्क्स थे हमारे एथिक्स और रेगुलेशन के, वो कहीं ना कहीं जितनी फास्ट ये दुनिया बदल रही है, तो वो ये टेक्नोलॉजी उन सारे फ्रेमवर्क्स को अब चैलेंज कर रही है और शायद वो पूरे नहीं पड़ेंगे। मतलब जिस तरह से जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कैसे सोचना है या गिग वर्कर्स के बारे में कैसे सोचना है, तो इन सारी चीज़ों में प्राइवेसी के क्वेश्चंस है, सिक्योरिटी के क्वेश्चंस है, तो इन सबको अभी तो कोई कंसेंसस बना नहीं है। बट आप कैसे देखते हैं कि वो कैसे बनेगा? अगर वो बनने का मौका भी कैसे है? क्या बस वो नेचुरली ऑर्गेनिकली हमें बनने का वेट करना पड़ेगा कि कोई एक प्रोसेस हो सकती है जिसके थ्रू एटलीस्ट हम सोच पाएं कि ये इस तरह से आगे बढ़ सकता है? क्योंकि जैसे ओवर रेगुलेशन का भी डर, आप जैसे समझा रहे थे कि ज़्यादा हम अगर ओवर रेगुलेट करेंगे तो हमें ये डर है कि हम इनोवेशन को थ्रॉटल कर देंगे। एट द सेम टाइम अगर हम सही जगह पे नहीं रेगुलेशंस लगाएंगे तो शायद सोसाइटी को कुछ कहीं नुकसान होने का भी वो है। तो क्या इसको सोचने का आपने इसके बारे में कभी थोड़ा कुछ सोचा है इस बुक किताब में? इसमें एक मैं सप्लीमेंट्री लगा देता हूँ अनिरुद्ध, तो क्योंकि एथिक्स की बात हो रही है तो एक एथिकल डिलेमा एक ये भी रहता है लोगों का कि भाई टेक्नोलॉजी खासकर एक बहुत बड़ा लीवर है, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी और जॉब्स को लेकर के काफी इनसिक्योरिटी रहती है। मतलब हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजी की वजह से हमेशा रही है, डिसरप्शन शॉर्ट टर्म में होते भी हैं, लेकिन क्या आज की डेट में इतना तेज है टेक्नोलॉजिकल चेंज कि कुछ ही लोग सारा गेन कैप्चर कर लेंगे? और ये भी एक तरीके का एथिकल डिलेमा है। हाँ, तो इसमें जो टाती आपका सवाल था उसमें देखिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो इंडिया में सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशन एक्चुअली इंडिया में पॉलिटिक्स ही है, मैं मानता हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स में जितने आपको इंटरेस्ट बैलेंस करने पड़ते हैं इंडिया में, वो बहुत ही मुश्किल काम। तो कई बारी मैं भी थोड़ा गवर्नमेंट को और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को क्रिटिसाइज करने से रुक जाता हूँ, क्योंकि देखिए कुछ चीजों पे तो आपको करना ही है, क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिक ऑफर करनी है, वो सब करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट बैलेंस करने पड़ते हैं वो बहुत मुश्किल है अगर आप उसको ध्यान से समझें। तो ये जो रेगुलेशन का सवाल है, ये अल्टीमेटली आ जाता है बैलेंस पे, कि आप कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन इनोवेशन एंड आप कह सकते हैं एक्विटी, कि कितना एक्विटेबली आपका ग्रोथ हो रहा है इंडिया जैसे देश में, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक और अलग टाइप की डिस्पैरिटीज और डाइवर्सिटी इंडिया में, जिसको आपको साथ लेकर चलना ही है, नहीं तो देश का एक फाउंडेशन है वो हिल जाता है, जो आप नहीं चाहते। तो इसमें एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे दिमाग में है। एक तो ये कि एक माइंडसेट जो इंडिया में चेंज होना है मेरे ख्याल से, वो है कि हमें नई टेक्नोलॉजी से पहले लगता है डर। देखिए मैंने आप भी कह रहे थे ना कि हमने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया, हम टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो लेते हैं। आप मोबाइल फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूपीआई, ये सब बहुत जल्दी अडॉप्ट, बहुत जल्दी, है ना। लेकिन हमने काफी सारी और टेक्नोलॉजीज नहीं करी। क्यों नहीं करी? अब ड्रोन्स आए 2014-15 में, मैं आपको एज ए वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, तब इंडिया ने आगे पहले बैन किया सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न आज भी होना चाहिए, लेकिन अब तो ड्रोन पॉलिसी आ रही है ना। अब तो ड्रोन्स के वो डिस्प्लेस हो रहे हैं हर जगह। अब ये चीज है जो चेंज होनी। इसमें एक्चुअली बैलेंस की इशू नहीं थी, एक्विटी की इशू नहीं थी, इसमें मेरे ख्याल से डर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द अननोन, ये चेंज हो सकता है। देखिए बैलेंस और एक्विटी में मैं नहीं जाऊंगा कि वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक इशू है, वो तो इन अ वे ऑर्गेनिकली ही वर्कआउट होता है। गवर्नमेंट कुछ करेगी, ऑपोजिशन कुछ करेगी, रीजनल पार्टी कोई कुछ करेगी, कॉर्पोरेट कोई कुछ करेगा, उस टग ऑफ वॉर में कुछ एक सोल्यूशन निकला। लेकिन जो चेंज होनी है इंडिया में, जहाँ कई बार रेगुलेशन आ जाती है, वो होती है फियर माइंडसेट, वो चेंज होना। यूएस को आप देखेंगे ना, यूएस को टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता। यूएस में नई टेक्नोलॉजी आती है, कहते हैं चलो अडॉप्ट करो, हम करेंगे रेगुलेट, बाद में करेंगे, जब आप थोड़े बड़े बन जाओगे तो हम रेगुलेट करेंगे, जहां करना होगा वहां करेंगे, और थोड़ा सा करेंगे, वहां पे शायद कम ही करते हैं एंड में, लेकिन चलिए वो अलग बात है। लेकिन ये डर वाला माइंडसेट आई वुड से ख्याति एक चीज है जो आई वुड शेयर, जो चेंज होना ही होना है। तो हम सारा बात करते हैं ना अगली वेव की, वो रह जाएगी। अब अगली वेव जब आनी शुरू होती है तो आप डर जाओगे तो खत्म बात, फिर आप छोड़ के आप कहोगे कि लेट एवरीवन एल्स टेक द रिस्क। जब सारा रिस्क होगा मैनेज, तब हम आएंगे। लेकिन फिर तो आप कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी बनोगे, राइट? जिसने रिस्क लिया वही जीता ना, वो जैसे अब जो डर गया, जो मर गया, है ना। तो दैट आई वुड से इज वन। नाउ एज फार एज इनइक्वालिटी इज कंसर्न, देखिए वो तो बात बिल्कुल आपने जैसे पहले हॉर्सेस की बात करी थी, है ना, वर्सेस कार्स,
वो सेम चीज है। आई थिंक इंडिया में देयर इज नो डाउट दैट यू हैव टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स, ये कोई डिसएग्री नहीं करे। ये भी कोई नहीं चाहेगा कि आप और ज्यादा इनइक्वालिटी वाले देश में रहें, ये भी कोई नहीं चाहेगा। अब इसको लेकिन हमने बैलेंस यहाँ पे ये करना है कि हम ऐसा ना करें कि इनइक्वालिटी को मैनेज करने के चक्कर में हम पाए को बड़ा ही ना होने दें, हम उस पाए को ही डिवाइड अप करने का सोचते रहे। क्योंकि मेरा व्यू इसमें बड़ा क्लियर है कि आपको पाए तो एक्सपैंड करने देना है, फिर आप वेलफेयर करिए। आप पहले वेलफेयर करेंगे, पाए को बढ़ने देंगे तो वेलफेयर में भी लड़ाई होगी ना, उतना ही फिर अवेलेबल होगा। तो आप अगर इसमें भी अब इतिहास में जाएं, जैसे हमने बात शुरू करी थी इतिहास की, इसमें भी मैं एंड करूंगा इतिहास से। इतिहास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अगर आप एग्जाम्पल देखें यूरोप में, तो आज के दिन जो इनइक्वालिटी के लेवल चल रहे हैं, काफी इकोनॉमिस्ट ने अब ये बात करी है कि वी आर एट प्री वर्ल्ड वॉर 1 इनइक्वालिटी लेवल्स अगेन। प्री वर्ल्ड वॉर 1 में इनइक्वालिटी वाज ड्रिवन बाय concentration of wealth amongst the industrial capitalists of the time. Today, in the great tech game, as I have said, आज के दिन में वो टेक इंडस्ट्री में एक्यूमुलेट हो रही है वेल्थ, कॉन्सेंट्रेट हो रही है। उस टाइम पे पोस्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई। उसी चक्कर में लेबर मूवमेंट्स उस वक्त स्टार्ट हो गई सारी। आज के दिन में लेबर गवर्नमेंट वगैरह जो हम सुनते हैं यूके, ये सारी उस टाइम की वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की इंडस्ट्रियल इनइक्वालिटी है। वो आज भी चल रही है, लेबर पार्टी है ना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज इन यूरोप। ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये उस टाइम से आया, लेकिन वहां पे पहले ग्रोथ हुई, फिर उन्होंने वेलफेयर बनाया। अब हमारे पे है कि हम इतना वेट भी ना करें, थोड़ा हैंड इन हैंड लेके चले, लेकिन पाए को तो बढ़ाने देना है हमने। अगर हमने जिस दिन पाए को बढ़ाना रोक दिया, वो विल गो बैक इनटू आवर स्लो ग्रोथ रेट्स, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक इट्स अ बैलेंस टू बी फाउंड, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन जॉब्स, services driven jobs, but also R&D to create innovative technology that creates real wealth. इसका combination I think is the मोटा आंसर। बहुत अच्छी बात कही आपने अनिरुद्ध, और मुझे लगता है इस विषय पे हम लोग घंटों बातें कर सकते हैं पर लेकिन 1.5 घंटा हो गया ऑलरेडी इस एपिसोड को, तो हम लोग इस मुद्दे पर ये एपिसोड खत्म करते हैं और शायद एक और पुलियाबाजी करेंगे किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पर भी, और आपसे और जानना चाहेंगे। तो बहुत मजा आया हमें, और शुक्रिया कि आप आ सके पुलियाबाजी में। और दर्शकों और श्रोताओं को फिर से कहूंगा कि द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की किताबें जरूर पढ़िए और बताइए आपको कैसी लगी। तो उस पर ये एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू अनिरुद्ध। थैंक यू ख्याति, सौरभ, प्रणय, बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा निकल। हमें भी बहुत मजा आया, शुक्रिया। थैंक्स अनिरुद्ध। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।